हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे हम कल हम संविधान सभा के बारे में पढ़े थे, तो आज उस टॉपिक से आगे बढ़ते हुए संविधान सभा के बाद जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके बाद हम अब आर्टिकल्स के जो आर्टिकल्स है, उसके जो भाग है, उसकी अनुसूची है, उसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। चलिए हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संविधान मतलब सभी, विधान मतलब कानून, मतलब सभी के लिए जो समान कानून है उसी को संविधान कहते हैं। तो उस समय जो अनुच्छेद बना था, उस समय कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 थी। भाग जो था 22 था। अनुसूची जो थी 12। अनुसूची उस समय की अनुसूची 8 थी, लेकिन अब जो है अभी वर्तमान में जो अनुसूची की संख्या 12 हो चुकी है। तो इसके भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। तो जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में कहता है भारत राज्यों का एक संघ है। कहने का मतलब भारत जो है एक राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन, मतलब एक राज्यों का जो समूह है उसका एक संघ है। संघ 3 प्रकार के होते हैं, मतलब एक होता है कन्फेडरल होता है, कन्फेडरल जिसको परिसंघ बोलते हैं, और एक फेडरल। फेडरल मतलब हो गया, इसका मतलब संघ हुआ, और यूनियन भी संघ ही हुआ। तो देखिए कन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। कन्फेडरल में क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र मिल करके एक परिसंघ का निर्माण करता है, लेकिन उसका करेंसी दोनों देश का करेंसी अलग अलग रहेगा, बट उसका जो विदेश नीति रहेगा, सैन्य शक्ति रहेगा, सैन्य शासन रहेगा, उसका एक समान होता है। इसमें जो होता है मुख्य शक्ति जो होती है उस परिसंघ के जो मेन अध्यक्ष होते हैं उसके पास नहीं होते। इसे जो इसका अपना जो इस परिसंघ में जो भी देश जुड़ा हुआ रहता है उसका मुख्य शक्ति उसी के पास रहता है। ऐसा नहीं है कि वो परिसंघ बन गया तो उसका अध्यक्ष के पास उसका शक्ति चला जाएगा। जैसे में आप संयुक्त राष्ट्र ये सोवियत संघ को ले सकते हैं। वो जो 1991 में 15 टुकड़ों में बट गया था, तो एक परिसंघ का हिस्सा था, इसीलिए वह टूटकर बिखर गया। इसके बाद ये फेडरल होता है, फेडरल संघ। जैसे अमेरिका को ले लीजिए। अमेरिका में क्या है कि दोहरी नागरिकता है। वहाँ पे क्या है कि अपने इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता, मतलब एक आदमी के पास एक ही नागरिकता होती है। यहाँ पे स्टेट अलग नागरिकता नहीं देती है। यहाँ पे जो भी नागरिकता होती है एक ही, जो सेंट्रल लेवल से नागरिकता, जो हमारे देश में कहीं भी जाकर कोई आदमी बस सकता है, उसको दोबारा नागरिकता की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि उसका स्टेट का नागरिकता अलग लेना पड़ता है। स्टेट का ये भी नहीं है कि हमारे देश में एक झंडा और एक विधान, मतलब एक शासन एक कानून है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका का हर स्टेट है, 50 स्टेट है अमेरिका में। तो अमेरिका में अलग अलग स्टेट का अलग अलग अपना झंडा है, अलग अलग उसका अपना स्टेट बोले, अलग अलग स्टेट की नागरिकता है, और अलग अलग स्टेट के अपना झंडा भी है। वहाँ पे 2 झंडा और 2 दोहरी नागरिकता ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता है और एक हमारे देश का एक ही झंडा है, कोई किसी भी स्टेट का अलग झंडा नहीं है। तो वही यूनियन और परिसंघ और कन्फेडरल, फेडरल यूनियन में आप डिफरेंस समझ लिए होंगे। देखिए अब अनुच्छेद 1 अभी बता दिया। अनुच्छेद जो भारत एक राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 संसद जो होता है, संसद का 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद जो होता है राष्ट्रपति से पूर्व सलाह लेकर के किसी भी विदेशी भूमि को या विदेशी क्षेत्र को अपने में जब मिला लेता है, वही अनुच्छेद 2 में कहा गया है। जैसे सिक्किम जो भारत का 1974 से पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1974 के बाद 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को एक भारत का राज्य बना दिया गया, जिसको उस समय सिक्किम को 35वां संविधान द्वारा सह राज्य के रूप में ही स्थापित किया गया था। लेकिन उसके अगले साल बाद 1975 में उसको एक 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य के रूप में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं असम का आ गया सिक्किम को 1974 में
सहराज्य बनाया गया था। सहराज्य 35वां संशोधन के द्वारा। संशोधन के द्वारा, लेकिन 1975 में पूर्ण राज्य बना दिया गया। पूर्ण राज्य बना दिया गया 36वां संशोधन के द्वारा। 36वां संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। इस प्रकार से ये विदेशी पूर्व सूचना देकर के विदेशी राष्ट्र को अपने राष्ट्र में मिला लेना। अनुच्छेद 2 हो गया। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर अपने देश के भीतर ही किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, किसी भी स्टेट के सीमाओं को बढ़ा सकता है, उसकी सीमाओं को घटा सकता है। ये किसका काम है? अनुच्छेद 3 में संसद का काम है। जैसे आपको ये पता ही होगा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, जो आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था, और उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और उत्तर प्रदेश से ये 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। यदि ये आपको बता दें अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 4 में क्या करें? अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। तो अनुच्छेद 368 है, ये हमारे संविधान संशोधन के से रिलेटेड है। अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान का संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 2 और 3 में इसको संशोधन को अनुच्छेद 368 से बाहर करने का मतलब है, अनुच्छेद 368 में ऐसा संशोधन है कि कोई भी कानून अगर देश में बनता है तो कानून बनने के बाद राष्ट्रपति की उस पर कानून बस हस्ताक्षर करने के बाद वो एक कानून के रूप में आ जाता है सामने। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो पहले ही ये अनुच्छेद 2 और 3 कर रहा है क्या कि राष्ट्रपति के पूर्व सूचना, मतलब यहाँ पे अब जब राष्ट्रपति से पूर्व सूचना ले चुका है तो फिर बाद में औचित्य ही नहीं बनता कि फिर दोबारा से राष्ट्रपति के पास उस बिल को भेजने का या फिर उस पर सिग्नेचर करवाने का। इसीलिए अनुच्छेद 368 से इसको बाहर रखा गया है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय 552 से ज़्यादा रियासतें थी हमारे भारत में, तो इसका जिम्मा सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को, उसको एक करने के लिए। कहा है कि अंग्रेजों की नीति आ गई थी क्या कि जिसका मन, अंग्रेजों की नीति थी कि जिस स्टेट का मन है पाकिस्तान जाने का पाकिस्तान में चले जाए, भारत में रहने का भारत में रह जाए, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहने का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहे। लेकिन सभी देशी रियासत तो मिल गए, लेकिन 3 जो था थोड़ा टेढ़ा था। जम्मू कश्मीर उस समय राजा हरि सिंह वहाँ का राजा हुआ करते थे। वो चाहता था कि मेरा अपना खुद का स्वतंत्र राष्ट्र हो। और उसके जो प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, जो अभी उमर अब्दुल्ला के दादाजी होंगे। तो जम्मू कश्मीर, तो जब इसके बाद जो हुआ कि पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया उस जम्मू कश्मीर पे, तो राजा हरि सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास सहायता मांगने के लिए आए। तो उस सहायता देने से सरदार वल्लभ का है कि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय सभापति, प्रांत के देख रेख वही करते थे कि किस स्टेट को मिलाना है नहीं मिलाना है। तो वल्लभ भाई पटेल ने उसे रोक दिया कि नहीं, उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे जब तक कि वह विलय पत्र पर, जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर सिग्नेचर करके वो भारत का हिस्सा ना बना दे। तो वही बाद में शेख अब्दुल्ला को साइड करके हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन किया, और तब से जो है जम्मू कश्मीर हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। हैदराबाद के भी निजाम भी चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहे, हम भी जो है नहीं मिले, लेकिन सिपाही के ड्रेस में सेना को वहां पे उतार दिया गया हैदराबाद में, और इसको भी ऑपरेशन पोलो के द्वारा ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भी इसमें अपने इंडिया में मिला लिया गया। जूनागढ़ जो अभी गुजरात में है, जूनागढ़ में भी यहाँ के राजा हिंदू थे, लेकिन यहाँ के यहाँ का राजा, जूनागढ़ का राजा मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ की जनसंख्या जो थी हिंदुओं की थी। यहाँ पे जनमत संग्रह करा करके, जनमत
जनमत संग्रह करा करके इसको इंडिया में मिला लिया गया। यहाँ पे विलय होगा, यहाँ पे विलय पत्र, विलय विलय इतना हो गया। देखिए अब ये तो हो गया, अब ये तो सब कुछ तो हो गया। अब लेकिन दक्षिण भारत में एक अलग बात हो रही थी। ये हम लोग नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कल्चर में बहुत का डिफरेंस हो जाती है। तो दक्षिण भारत के लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन दक्षिण भारत में जाइएगा तक उसी में तमिलनाडु का भाषा अलग हो जाता है। तमिलनाडु वाले तमिल बोलते हैं। इसके बाद कर्नाटक वाले कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं। इसके यहाँ पे केरल वाले तेलुगु बोलते हैं। ये बातें हैं। तो उसी समय ये तेलुगु में जो उस समय जो है भाषा के आधार पर राज्य बनाने की उधर आंदोलन चलने लगा दक्षिण भारत में। तो इसी समय एक एसके धड़ आयोग का गठन किया गया। एसके धड़ आयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसके धड़ आयोग का गठन किया। तो इसको ये सौंपा गया कि ये भाषा के आधार पर क्या राज्य गठित करना अच्छा है या गलत है। तो एसके धड़ आयोग ने 1949 में ये आयोग का गठन किया गया और यह अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने लगा। लेकिन एसके धड़ ने इसको खारिज कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर किसी भी राज्य को नहीं अलग दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा होने के बाद जो है पेटू श्रीरामल जो तेलुगु व्यक्ति थे, जिसने आंदोलन शुरू कर दिया। लगभग 56 दिनों के आंदोलन के बाद 56 डेज तक यह आंदोलन किया कि नहीं, भाषा के आधार पर हम लोगों को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। 56 दिन तक ये आंदोलन किया और 56वां दिन में जाकर के क्या हुए, पेटू श्रीरामल जो है डेथ कर गए। इसके बाद जो है बहुत सारा आंदोलन छिड़ गया। लास्ट में जो है जवाहरलाल नेहरू ने एक फजल अली आयोग को बोला गया। फजल अली आयोग को एक भाषाई आधार पर फिर से एक आयोग गठन करने के लिए बोला। तो 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसको कहा गया कि अब भाषाई आधार पर राज्य का गठन कैसे किया जाएगा। यही फजल अली आयोग जो 1 अक्टूबर 1953 की इसकी फजल आयोग की गठन होता है और ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1956 में जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है फजल अली आयोग 1956 में अपना उसके आधार से पहला राष्ट्र ये यहाँ पे 1 अक्टूबर 1953 में पहला राज्य बन गया था। यहाँ पे 1956 में तो बाद में और राष्ट्र बना, लेकिन पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में कर दिया गया। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, इसको नीचे देखिए। तो आंध्र प्रदेश जो यहाँ पे तेलुगु बोला जाता था, आंध्र प्रदेश जो तेलुगु बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। जो 1953 में भाषाई आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में भाषाई आधार पर तेलुगु भाषा के आधार पर यह अपना अलग स्टेट का दर्जा प्राप्त किया। इसके बाद जो है उस समय के अनुसार से टोटल 14 राज्य बना, भाषाई आधार पर 14 राज्य बना, भाषाई आधार पर 14 राज्य बना और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी में कर दिया गया। और दमन दीव को इधर से मिला, दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर ये अलग अलग थे, दोनों को एक जगह कर दिया गया। इस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 समाप्त हुआ। आज भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। चलिए एक बार और हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का एक संघ है, जो बता देते हैं आपको। संघ मतलब यूनियन, फेडरल और कन्फेडरल में आपको हम डिफरेंस बता दिए थे। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर विदेशी राष्ट्रों को अपने में मिला सकते हैं संसद। अनुच्छेद 3 में कहा गया कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर भारत के अंदर के किसी भी राज्य की सीमाओं को घटा या बढ़ा सकते, उसके नाम में चेंजिंग कर सकते। जैसे अभी हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने की विचार किया जा रहा था। वैसे साहब जो बोल रहे हैं कि देखते हैं किसमें कौन इसको हैदराबाद कर दे, हैदराबाद से नाम बदल दे, लेकिन उसके कहने से कुछ नहीं होता है।
यहाँ पे सारी शक्तियाँ क्या है, केंद्र के पास है। राज्य के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है कि वो केंद्र के सामने में उछल कूद कर सके। इसीलिए अनुच्छेद 3 में राष्ट्रपति के पूर्व सलाह पर जो है वो अपने स्टेट के अंदर नाम और सीमा को चेंज कर सकता है। आपको पता ही दिए। अनुच्छेद 4 है, 2 और 3 किया गया संशोधन जो अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, क्योंकि 2 और 3 में जब पूर्व राष्ट्रपति से पूर्व सूचना ले लिया जाता है, बाद में हस्ताक्षर करने का कोई औचित्य नहीं बन जाता है। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।